किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन और टल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान की मौत में केस दर्ज करने, शहीद का दर्जा देने की मांग पूरी होने तक खनौरी बॉर्डर से ही आंदोलन चलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में पेपर लीक की शिकायत के बाद एक्शन में सरकार। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच कमेटी बनाई। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा की मांग। और प्रियंका गांधी ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से छात्रों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग। बड़ी खबर, वाराणसी से पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। बोले कांग्रेस के युवराज ने यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कहा है। मोदी को गाली देते देते यूपी को भी गाली देने लगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव फिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार को मेयर घोषित किया था। और 4 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो चुका है। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में 7 चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, गठबंधन पर मोहर लगने का जल्द ऐलान करेंगी दोनों पार्टियां। बंगाल के संदेशखाली में एनएचआरसी की टीम का दौरा, पीड़ित महिलाओं से घर घर जाकर मुलाकात की। बीजेपी की महिला मोर्चा को संदेशखाली जाने से रोका गया। और उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने हरक सिंह रावत को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हरक सिंह रावत की बहू को भी ईडी ने समन जारी किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा और पेड़ काटने का मामला है। यूक्रेन वॉर जोन में फंसे भारतीयों पर टीवी9 की खबर का असर हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भरोसा दिया है। रूसी अधिकारियों के साथ मुद्दे को उठाया है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली खबर, सबूतों के साथ एक एक फैक्ट, आज तस्वीरें बोलेंगी। पाकिस्तान की सबमरीन गाजी का मलबा मिला। 1971 में पाकिस्तानी हार का सबसे बड़ा सबूत आपकी स्क्रीन पर कुछ क्षणों में आने वाला है। दूसरी खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले ने कैसे पकड़ा है तूल। आज इस पर दिन भर सियासत होती रही, उसमें क्या हुआ। तीसरी खबर, क्या पीएम मोदी ने काशी से 80 सीट की गारंटी दे दी है। नशेड़ी वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने राहुल को कैसे घेरा। चौथी खबर, राहुल गांधी की पवार उद्धव से बातचीत हुई है, अब ममता भी साथ है। क्या इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। और पांचवी खबर, संदेशखाली के वांटेड शेख शाहजहां के करीबी को चप्पल किसने मारी, वीडियो दिखाएंगे हम आपको। लेकिन फिक्र आपकी में आज पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान क्यों जख्म की है जो 53 साल बाद फिर से रुला रहा है। इस जख्म का नाम है पीएनएस गाजी। पाकिस्तान की वो पनडुब्बी जिसे 1971 में भारतीय नौसेना ने समंदर में तबाह किया था, अब विशाखापट्टनम के पास भारत की एससीआई साबरमती रेस्क्यू सबमरीन ने गाजी के मलबे को ढूंढ निकाला है। समुद्र से मलबे की तस्वीरें बाहर लाकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत दुनिया को दिखा दिया। टीवी9 भारतवर्ष के पास समंदर से मिली गाजी सबमरीन के मलबे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें विशाखापट्टनम में समंदर के नीचे से ली गई हैं। भारतीय नेवी ने एससीआई साबरमती के डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी की मदद से तस्वीरें हासिल की हैं। सामने ये जो इमेज देख रहे हैं, ये पीएनएस गाजी जो कि पाकिस्तान की सबमरीन थी, उसका ही ये एक जो टूटे हुए टुकड़े हैं। हम आपको वो डिवाइस भी दिखाते हैं जिसके जरिए गाजी के मलबे को ट्रेस करके तस्वीरें ली गई। ये भारतीय नौसेना का एडवांस्ड सोनार सिस्टम है जो समुद्र के भीतर सबमरीन को लोकेट करने, रेस्क्यू करने में काम आता है। इसी डिवाइस को डीएसआरवी में फिट कर समुद्र की गहराई में डाला गया, तब जाकर गाजी के मलबे की तस्वीर दुनिया के सामने आई। स्कैन सोनार ये सिस्टम दिया गया है खास तौर से। आप देखिए ये साइड स्कैन सोनार सिस्टम कैसे अगर डूबी हुई सबमरीन या कोई ऐसी सबमरीन जो कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी वजह से सी के बीचों बीच फंस गई है, उसको बचाने का काम कैसे करती है। गाजी का मलबा मिलना सामरिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों अहम है, रक्षा विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय दी है। मलबे का मिलना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वी आर एबल टू प्रूव अ पॉइंट कि यस, इसको हमने मार गिराया था। गाजी को 1971 में उस वक्त तबाह किया गया था जब वो बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए मिशन पर था।
कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लो की किताब का यह टाइटल पाकिस्तान को रह रहकर दर्द देता है। इसका कारण है सबमरीन गाजी की ताकत। गाजी तत्कालीन समय में पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली सबमरीन होने के बावजूद अपने मिशन में नाकाम रही। PNS गाजी पाकिस्तानी नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी थी। गाजी सबमरीन को पाकिस्तान ने US से लीज पर लिया था। गाजी दुश्मन इलाके में लक्ष्य को तबाह करने की ताकत से लैस थी। गाजी करीब 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी। सबमरीन में 20,000 किलोमीटर सफर का तय करने की क्षमता थी। गाजी बड़ी पनडुब्बी थी और दूर से ही देखी जा सकती थी। INS विक्रांत को तबाह करने में सफल होती तो बड़ा नुकसान होता। शायद आज के युवा गाजी की कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे, कैसे भारत के INS विक्रांत को तबाह करने आई गाजी सबमरीन खुद शिकार हो गई। भारतीय नौसेना ने वो कौन सा ट्रैप लगाया जिसमें पाकिस्तानी नौसैनिक फंस गए। इसके बाद 3 से 4 दिसंबर 1971 की आधी रात वो हुआ जिसके दर्द से पाकिस्तान आज तक नहीं उभर पाया है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूं। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। साल 1971 3-4 दिसंबर की आधी रात के आसपास तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने अचानक देश को संबोधित किया। पाकिस्तान की तरफ से हमले की सूचना दी। PM का भाषण चल ही रहा था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से थोड़ी दूर जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि बंदरगाह के सामने बने घरों के शीशे टूट गए। समंदर का पानी कई फीट ऊपर उछल गया। बताया जाता है कि विस्फोट का समय रात 12:15 था। भारत के INS राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को तबाह कर दिया था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी को चकमा देकर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। दरअसल 1971 की जंग से ठीक पहले भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पाकिस्तान ने भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने का प्लान बना लिया था। 1971 में तब के पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी का नेतृत्व INS विक्रांत ही कर रहा था। विक्रांत की खोज में कराची से पनडुब्बी PNS गाजी को विशाखापट्टनम भेजा गया। हालांकि PNS गाजी के आने की खबर इंडियन नेवी को मिल गई थी। नेवी ने जंग शुरू होने से पहले INS विक्रांत को विशाखापट्टनम से दूर अंडमान की ओर भेज दिया। ये सब सीक्रेट तरीके से किया गया। INS विक्रांत पर मौजूद 9 सैनिकों तक को सूचना नहीं दी गई। ये बिल्कुल एक पुरान काल से सिस्टम चला आ रहा है लड़ाई में कि आप दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्व करते दौरान आप ये प्रिटेंड करते हैं कि हम आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम किसी और दिशा में देख रहे हैं, आपकी दिशा में देख ही नहीं रहे और आपको चलने दे रहे हैं। आपको ल्योर किया जाता है जिससे कि आप जिस मकसद से आए हैं वो किसी तरह से डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी को चकमा दिया और ट्रैप में फंसा लिया। INS विक्रांत की जगह डिस्ट्रॉयर शिप INS राजपूत को विशाखापट्टनम में तैनात कर दिया गया। अब पाकिस्तानी नेवी के जवान INS राजपूत को INS विक्रांत समझ रहे हैं। वो हमले के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि उनकी तरफ से हमला होता, भारतीय नेवी ने कुछ ऐसा किया जिससे कराची तक हिल उठा। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत की जगह डिस्ट्रॉयर शिप INS राजपूत को विशाखापट्टनम में तैनात कर दिया। उसे ये निर्देश दिए गए कि वो बिल्कुल INS विक्रांत की तरह बर्ताव करे, यानी उसकी आवाजाही और वायरलेस पर बातचीत से बिल्कुल यही लगना चाहिए कि ये INS विक्रांत है। यहाँ तक कि INS विक्रांत के कॉल साइन का प्रयोग किया गया। इसके बाद 3 दिसंबर की रात 1971 की लड़ाई शुरू हुई। पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी समुद्र की गहराई में विशाखापट्टनम तक पहुंच गई। INS राजपूत, जिसे वो INS विक्रांत समझ रही थी, उसके आने की खबर लगी। INS विक्रांत पर हमला करने के लिए PNS गाजी की हलचल को INS राजपूत ने ट्रैक किया। तुरंत टॉर्पीडो चलाने के आदेश दे दिए। अपने आप उसको हमने उस जगह तक आने दिया जहां तक हमें एक कह सकते हैं लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस थी। साथ ही साथ उसकी इंटेंशन क्या थी वो देखना बहुत जरूरी था। जब वो इंटेंशन दिख गई कि यस ये माइंस लेआउट करने आए हैं विशाखापट्टनम पोर्ट के खिलाफ, तो तब जाकर आपने उसको एंगेज किया और एंगेज भी एक इस तरीके से किया कि पाकिस्तान मजबूर हो गया
उसे डिसोन करने में, उसको एक्सेप्ट करने में कि इंडियन आर्मी ने उनकी नेवी को ध्वस्त कर दिया। भारत के इस हमले में पीएनएस गाजी बच नहीं सका। सबमरीन पर सवार 93 पाकिस्तानियों के साथ साथ पीएनएस गाजी के लीडर कमांडर जाफर मोहम्मद खाना मारा गया। 53 साल बाद गाजी का मलबा मिला है। भारत ने पाकिस्तान को फिर से दर्द के समंदर में डुबो दिया है। और अब खबर 2 राज्यों में नौकरी और रोजगार को लेकर मचे हंगामे की। एक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 48 लाख परिवारों का भविष्य अंधकारमय है, और दूसरा है बिहार। पहले बात यूपी की करते हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पर हंगामा मचा। वहां पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर है। आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? यह एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में क्या हुआ, बल्कि क्या क्या नहीं हुआ, पहले आप वो वीडियो देखिए। लोगों की केवल एकमात्र मांग है कि हमें री एग्जाम चाहिए। बहुत भारी मात्रा में ये पेपर आउट हुआ है। पूरे साल ये छात्र जो है वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद इनका जो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद में इनका जो भविष्य है वो अंधकार में लगातार लटक जाता है। 36 घंटे पहले पेपर आया था, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। मुझे री एग्जाम चाहिए केवल। आक्रोश बहुत ज्यादा है। सवाल खड़ा होता है, क्या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? इसका जवाब हमारे संवाददाता पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देंगे। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाले लाखों नौजवानों ने पेपर लीक होने की शिकायत की है। इन्हें फिक्र अपने भविष्य की है। ये हाथों में पोस्टर बैनर लेकर एक सुर में दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। 4 साल से मेहनत कर रही थी, ऊपर से मेरे पापा नहीं थे। सुबह में मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी और रात में 4-4 बजे तक पढ़ाई जग के की है। मैम, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये एग्जाम तो होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। पहले की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें घोटालाबाजी हो चुकी है। शुरुआत में पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर लीक होने की खबरों को खारिज कर रहा था। हंगामा बढ़ा तो जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। बोर्ड ने लोगों से सबूत मांगे हैं। आरोप यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। दूसरा आरोप यह है कि कुछ जगहों पर तो सॉल्व्ड आंसर भी बिक रहे थे। कांस्टेबल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की थी। पेपर के सवाल तय करने से लेकर उसे सभी जिलों के ट्रेजरी तक पहुंचाने का काम एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम स्थानीय प्रशासन का होता है। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए एसटीएफ को लगाया गया था। आपको बता दें, 48 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। ट्रेनों और बसों में सवार और मुसीबतों से लड़ते हुए सबने परीक्षा दी थी। ये तस्वीरें उस दिन की हैं, लेकिन पेपर लीक की शिकायतों ने लाखों नौजवानों को फिर से सड़क पर ला दिया। खबर है कि वाराणसी से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर मीटिंग बुला सकते हैं। यूपी में कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए परीक्षा हुई। 17 और 18 जनवरी को सभी जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए 48 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही कई जिलों से पेपर लीक होने की शिकायतें आने लगी। अगर प्रति परिवार एक परीक्षार्थी के आंकड़े को सही माने तो पेपर लीक की चपेट में यूपी के 48 लाख परिवार शामिल होते हैं। इसीलिए मामला बड़ा है और पेपर लीक को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। पेपर लीक की शिकायत को लेकर यूपी में जारी छात्र आंदोलन को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने पेपर लीक को बड़ा संकट बताया। प्रियंका ने इन घटनाओं की सीबीआई जांच की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलाहाबाद में इसी मुद्दे से जुड़े छात्र आंदोलन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने छात्रों के साथ खड़े होने का वादा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नौकरी देना नहीं चाहती। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। जो भी इनकी सरकार में परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुआ है। यूपी में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये मुद्दा युवाओं ने उठाया। उनसे मिलकर पेपर लीक की शिकायत की। राहुल ने इसे एक समुदाय को रोकने की साजिश बताया। ये देश आपका है, 73% का है। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी और अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल भी आज पेपर लीक की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुई। लखनऊ के इको गार्डन में उनसे मुलाकात की और आंदोलन में आखिर तक साथ देने का भरोसा दिया। यूपी सरकार कह रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन पेपर लीक की शिकायत अगर सही निकली तो योगी सरकार की साख और सिस्टम पर सवाल उठेंगे। यूपी में पहले भी पेपर लीक होते रहे, इसीलिए जानना जरूरी है कि परीक्षा घोटाले से जुड़ा कारोबार कितना बड़ा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वायरल हुए, जिससे 1,50,00,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान पेपर लीक के मामले में काफी कुख्यात रहा है। यहां 2015 से 2023 के बीच में परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के 14 से ज्यादा मामले देखे गए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इन्हीं 7 वर्षों में गुजरात की स्थिति बहुत खराब रही। यहां इसी अवधि में पेपर लीक की 14 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं हुई। सवाल है कि पेपर लीक की समस्या पर लगाम कैसे लगेगी। इसका एक रास्ता है ट्रांसपेरेंसी का। हमारी परीक्षा प्रणाली में अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा तो पेपर लीक जैसी समस्या की रोकथाम में आसानी होगी। इस दिशा में ओडिशा सरकार ने पहल की है। वहां पॉलिटेक्निक परीक्षा में ऑनलाइन प्रश्न पत्र, ठीक सुना आपने, ऑनलाइन प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। कोई परीक्षार्थी तभी प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकता है जब उसे ओटीपी मिला हो। नौकरी पर हंगामा यूपी से बिहार तक मचा हुआ। राजधानी पटना में भी इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर ग्राम रक्षा दल कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। ये लोग स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हंगामा बढ़ा तो पटना पुलिस ने मोर्चा संभाला और सबको वहां से बलपूर्वक हटाने लगे। पुलिस की सख्ती से ग्राम रक्षा दल के लोग भी भड़क गए हैं और दोनों तरफ से इस दौरान झड़पें भी हुई। और अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के भविष्य का मुद्दा उठाया और इससे जुड़ी बयानबाजी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। आज प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर गुस्सा देखने को मिला, एक पीड़ा देखने को मिली। आज प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा आहत दिखाई दिए क्योंकि पीएम मोदी को उस बयान पर ऐतराज है जिसमें काशी और उत्तर प्रदेश के भविष्य को शराब पीकर सड़क पर लेटने वाला बताया गया। देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर काशी और यूपी के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने क्यों कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो काशी के बच्चों का अपमान कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखें। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? काशी की जमीन से कांग्रेस के बड़े नेता पर यह प्रहार कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। काशी के आम लोगों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन युवाओं का मुद्दा उठाया जिन्हें कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नशेड़ी कहा था। राहुल गांधी के इसी बयान पर पीएम मोदी ने ऐतराज जताया है।
जिस वाराणसी के युवाओं पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, उसी वाराणसी में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के भविष्य का मुद्दा उठाया और बिना नाम लिए कह दिया कि कुछ लोगों के होश ठिकाने नहीं हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के युवाओं को विकसित यूपी के संकल्प के साथ जोड़ दिया, लेकिन ये जरूर है कि देश धीरे धीरे चुनावी मोड में आ चुका है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ युवाओं को जोड़ने में जुटे हैं, लेकिन इसी यात्रा में कई पड़ाव ऐसे आ चुके हैं जब राहुल गांधी के शब्दों के चयन को लेकर सवाल उठे हैं। अब इसका कितना सियासी फायदा उन्हें मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सियासी बयानबाजी से अलग आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले काशी की हवा को एक बार फिर हरा भरा कर दिया। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी के कई अलग अलग रंग देखने को मिले हैं, लेकिन फिलहाल आज की तस्वीर आपके सामने है। आज पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस से निकलने के बाद सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया, उन्हें पुरस्कार सौंपे। इसके बाद वो सीधे संत रविदास मंदिर पहुंचे। संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने करीखियाओं में अमूल प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी खुली जीप में सवार होकर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। और सभा स्थल से पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए 14,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चुनाव से पहले पीएम मोदी के काशी दौरे पर यह रील आपको जरूर देखनी चाहिए। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण है। महादेव का कृपा हो जाला। और अब खबर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही माथापच्ची की। कई हिचकोले खाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की चुनाव एक्सप्रेस पटरी पर आ गई। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति के बाद अब कांग्रेस लीडरशिप फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस नेतृत्व खुद दूसरे दलों के नेताओं से बातचीत कर रहा है। अब तक यूपी की 80 सीटों पर सीट समझौता फाइनल हो चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर भी सहमति बन चुकी है। गुजरात, हरियाणा, असम, गोवा और में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। अब कांग्रेस का फोकस महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर है। राहुल गांधी ने यूपी से निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 22 और 23 फरवरी को 2 दिन का ब्रेक लिया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इन 2 दिनों में वो सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते रहे। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारा होने के बाद अब राहुल गांधी का फोकस महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर है। ये रिपोर्ट देखा। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कई बैठकों के बाद भी समझौते में देरी ने महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों का बीपी बढ़ा दिया। नेताओं में बेचैनी बढ़ने लगी थी। ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने कमान संभाली। टीवी 9 भारतवर्ष के मुंबई संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने गुरुवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। राहुल की दोनों नेताओं से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द सीट बंटवारा कर उम्मीदवार चुनने पर बात हुई। 27 फरवरी को महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक होनी तय है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही महाविकास आघाड़ी की तरफ से औपचारिक तौर पर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। इसके पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान भी आया था कि 28 से 29 फरवरी के बीच में सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी।
पश्चिम बंगाल को लेकर जब हर जगह ये खबर चल रही थी कि कांग्रेस टीएमसी में समझौता नहीं हो पाएगा, तब टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस नेतृत्व ने कमान हाथ में ले ली है। कांग्रेस नेतृत्व के दखल के बाद नए सिरे से सीट शेयरिंग पर सहमति बन रही है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी खुद कांग्रेस लीडरशिप के साथ बातचीत कर रही हैं। ये खबर भी आई कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने को तैयार है। लेकिन बंगाल का क्या हाल है? ममता बनर्जी 5 सीट देने को तैयार है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला कि कांग्रेस बंगाल में 6 से 8 सीटें चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत को लेकर कई बड़ी जानकारियां दी हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी कांग्रेस की जीती हुई 2 सीट मालदा दक्षिण और बहरामपुर देने को तैयार है। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, जबकि मालदा दक्षिण से अबू हासिम खान चौधरी सांसद हैं। अबू हासिम खान चौधरी कांग्रेस के पुराने नेता गनी खान चौधरी के भाई हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी रायगंज और दार्जिलिंग सीट देने को भी तैयार दिख रही है। रायगंज कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रियरंजन दास मुंशी की पूर्व सांसद पत्नी दीपा दास मुंशी की सीट रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इनके अलावा मुर्शिदाबाद और जंगीपुर और पुरुलिया सीट भी मांग रही है। इन दिनों कांग्रेस की मुश्किल उसके नेता ही बढ़ा देते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लीडरशिप की कोशिशों से बात पटरी पर लौटी तो अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। सूत्रों से पता चला कि ममता बनर्जी से कांग्रेस के समझौते की खबर से अधीर रंजन गुस्से में। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया, अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सूत्र बता रहे हैं कि वो इतने नाराज हैं कि कांग्रेस टीएमसी गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यह भी खबर आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बीजेपी में आ सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन के ऐसे सख्त रुख के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हुआ है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि अधीर रंजन को समझाया जा रहा है। पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी बहरामपुर सीट छोड़ने को तैयार है, इसीलिए बड़ा दिल दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी भी अधीर रंजन चौधरी से बात करके उन्हें मना लेंगे। यूपी और गुजरात में समझौते ने कांग्रेस नेतृत्व को मुस्कुराने का मौका दिया। बंगाल में बात आगे बढ़ी, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले ने चुनाव लड़ने की हसरत वाले नेताओं को मायूस कर दिया है। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस के अंदर हंगामा मचा हुआ है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी नाराज हैं, तो यूपी में 17 सीटों पर समझौता होने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने किस तरह अपना गुस्सा दिखाया, ये रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन बंटवारे के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई है। यानी सलमान खुर्शीद इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मायूसी और गुस्सा दोनों सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हम सब के मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। खुर्शीद ने इसके आगे अपने गुस्से का इजहार किया। लिखा, किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। खुर्शीद का गुस्सा लाजमी है, क्योंकि वो फर्रुखाबाद सीट से 1991 से 2009 में 2 बार सांसद रहे हैं। पिछली बार 2019 चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। खुर्शीद को सिर्फ 55,000 वोट मिले। गुस्से में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय अहमद पटेल का परिवार भी है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल लंबे वक्त से गुजरात की भरूच सीट से चुनाव की तैयारियों में लगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला तो कांग्रेस ने भरूच सीट छोड़ दी। मुमताज पटेल इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि वो कांग्रेस आप गठबंधन को समर्थन नहीं देंगे। ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट, और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूंगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट जरूर नहीं करूंगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल के परिवार के गुस्से से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सहित 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सैद्धांतिक सहमति बन गई। यह खबर टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले बताई थी। कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, असम और गोवा में सीट शेयरिंग समझौते की औपचारिक घोषणा करेंगे, लेकिन खबर आ रही है कि कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से आज औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। लेकिन सीटों पर समझौते की खबर आने के बाद दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू हो गई।
आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उन पर अलायंस तोड़ने का प्रेशर डाला जा रहा है। क्या है यह पूरा मामला, रिपोर्ट देखें। ये इत्तेफाक है या कुछ और? जिस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौते की खबर आई, उसी वक्त ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेज दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने सियासत से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया। आप नेता कहने लगे कि केंद्र सरकार के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई के जरिए सीआरपीसी 41 के तहत इलीगल तरीके से अरेस्ट कराने का प्लान कर चुकी है। ये दावा, ये आरोप आपके एक दो नहीं दर्जनों नेताओं ने लगाए। इन दावों का आधार क्या है? जब इसे लेकर सवाल पूछे गए तो ये जवाब आए। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गठबंधन का नतीजा है कि अब सीबीआई से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। किसी भी तरीके से अब उनको अलायंस तोड़ना है। भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि ये अलायंस होगा। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो आरोप है उसकी विश्वसनीयता चोर बाजार में मिलने वाले सामान से भी कम है। चाइना के प्रोडक्ट पे मिलने वाली गारंटी वारंटी की ज्यादा विश्वसनीयता है, आम आदमी पार्टी के आरोपों की कम है। तो ये भगोड़े नंबर 1 है। जब इन पर आरोप लगता है तब भी भागते हैं, ये आरोप लगाकर भी भागते हैं, सबूत किसी को नहीं देते। शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 7 समन भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इंडिया गठबंधन में गाड़ी पटरी पर लौट रही है, लेकिन संदेश खाली में सियासत चरम पर है। महिला अत्याचार के मुद्दे पर वहां 2 हफ्ते से हंगामा चल रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो टीएमसी नेता शेख शाहजहां के मुंह पर तमाचे जैसा है। संदेश खाली में अब चुन चुनकर शेख शाहजहां के करीबियों पर लोगों का गुस्सा उतर रहा है। नाराज लोग उनके घर में घुस रहे हैं। सियासी हंगामे के बीच उनकी सरेआम पिटाई हो रही है। संदेश खाली में किस तरह शेख शाहजहां का टेरर खत्म हो रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट रविशंकर दत्ता की। जिस संदेश खाली में कभी शेख शाहजहां की तूती बोलती थी, आज वहीं उसके करीबी और टीएमसी नेता अजीत मैती की चप्पलों से पिटाई हो गई। शेख शाहजहां के जुल्मों से नाराज लोग अजीत मैती के घर पहुंचे। पहले उसके घर के बाहर बांस से बने घेरे को तोड़ा गया। इसके बाद भीड़ दौड़ती हुई आगे बढ़ी और अजीत मैती को घेर लिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने चप्पल निकाली और उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसको थप्पड़ भी मारे गए। अजीत मैती किसी तरह जान बचाकर घर के अंदर भागा तो उसके समर्थन में आए शख्स को भी चप्पल से पीटा गया। गुस्साई भीड़ ने अजीत मैती के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। देखिए उनका ये जो बाइक है, बाइक का शील्ड यहाँ पे तोड़ दिया गया। यहाँ पे जो लाइट्स है वो यहाँ पे तोड़ दिया गया और यहाँ पे भी उनके घर पे आक्रमण हुआ है। लाइट यहाँ पे भी टूटा है, आप देख सकते हैं। अजीत का कहना है कि शेख शाहजहां के साथ काम करने की वजह से बीजेपी के लोगों ने उन पर हमला किया। আমি তৃণমূলটা করি, আমি এই অঞ্চলে তৃণমূলের অঞ্চল সেক্রেটারি। কিছু বিজেপির দুষ্কৃত দল এবং ছেলে একটা ফিশারি ছিল, ফিশারির আলাঘর যেটা একটা পুরো আলাঘর ছিল, তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। अजीत मैती ने अपने घर पर हुए हमले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने गांव के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को घेरने की कोशिश हुई। पुलिस का विरोध हुआ। गांव के लोग विद्रोह पर उतर आए। कटीले पेड़ काटकर सड़कों को बंद किया जाने लगा। गिरफ्तारी के विरोध में संदेश खाली में नाराज लोगों ने आगजनी भी की। नंदीग्राम और सिंगूर का परछाई दिखाई दे रहा है। वही
पेड़ रास्ते में फेंक के रखना, और ये कटीला पेड़ है, आप देख सकते ये पेड़ जो है उसमें कांटा भरा हुआ है और इसको फेंक के रखते हैं ताकि पुलिस का कोई गाड़ी यहाँ पे ना जा सके। आग लगाया गया है रास्ते पे, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आग लगा हुआ है और गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ही गुस्से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता पूरा बंद है, गाड़ी निकलने के लिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, पुलिस आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, पूरा यहाँ पे आग जल रहा है। लोगों का कहना है कि उनकी शिकायत पर पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन शेख शाहजहां के करीबी ने शिकायत की तो कार्रवाई शुरू हो गई। संदेशखाली मामले में आरोपी शेख शाहजहां के ठिकानों पर आज ईडी के छापे पड़ने शुरू हो चुके हैं। महिलाओं की शिकायत के लिए की जांच के लिए आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 6 सदस्यों की एक टीम संदेशखाली पहुंची। आयोग के लोगों ने पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। एक एक कर सब लोग उनके घर गए जहां मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में पार्टी की महिला मोर्चा भी संदेशखाली के लिए रवाना हुई। बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। नाराज होकर लॉकेट चैटर्जी और उनके साथ मौजूद नेता धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरने पर बैठी बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में ले लिया और बाद में रिहा कर दिया। इस मुद्दे पर आज भी खूब बयानबाजी हुई है। सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेशखाली में उसकी शुरुआत। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही परिस्थिति है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। संदेशखाली में महिला लोग इतना आवाज उठा रहे हैं। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेशखाली फोटो शूट करने। रोज जाना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, वो ये असाइनमेंट कम कर रहा है। संदेशखाली में मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी 1 मार्च, 2 मार्च और 6 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। 6 मार्च को वो बारासात जाएंगे जो 24 परगना जिले में आता है। इसी जिले में संदेशखाली भी पड़ता है। संदेशखाली में संग्राम के बाद अब आपको हिसार का हंगामा दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर शांति के बीच आज हिसार सुलग उठा। सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में झड़प हुई। दोनों ओर से कई लोग घायल हुए। बवाल काफी देर तक चलता रहा। यह पूरा मामला क्या है, जरूर देखिए। हिसार में हंगामा जबरदस्त हुआ। पुलिस और किसानों में झड़प हुई। एक दूसरे को दौड़ाया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए। पत्थरबाजी की तस्वीरें ग्राउंड से आई। कई पुलिस वालों को चोटें आई। कई किसान हिरासत में लिए गए। ये सब कुछ हुआ किसान आंदोलन के नाम पर। ये सब कुछ हुआ हिसार के खनौरी बॉर्डर जाने के नाम पर। असल में आज हिसार के कई किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और सामान के साथ खनौरी बॉर्डर कूच की तैयारी में थे। सभी किसान राशन के साथ पूरे इंतजाम करके यहां से निकलने वाले थे। दोपहर 2 बजे आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। दोनों ओर बैरिकेड्स लगा दिए थे। मौके पर गाड़ियां भी अड़ा दी गईं। बस फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो किसानों ने जवाब में पत्थरबाजी की। कई मौकों पर तो पुलिस वाले दौड़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस चौकी पर भी पथराव हुआ। खबर है कि 40 लोग इस हिंसा में घायल हुए। ये सारी तस्वीरें आज की हैं। पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। मगर आज हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। हमारे पास दिल्ली कूच करने का ऐलान करने वाले किसानों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सूत्रों से खबर है कि किसान कल दिल्ली कूच नहीं करेंगे। वो दिल्ली कूच अभी 2 दिन और बढ़ा सकते हैं। ये फैसला 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद लिया गया है। किसान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। शहीद का दर्जा मिलने के बाद ही मृतक किसान का अंतिम संस्कार करेंगे। देर शाम खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई है। ये
बड़ी बातें वहीं से निकलकर आई। 29 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान, इस वक्त की बड़ी खबर। खनौरी बॉर्डर पर बैठक के बाद ऐलान, कल शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। स्पेन में इतिहास की सबसे बड़ी आग से हाहाकार मच गया है। ये वीडियो दिखाने से पहले सवाल यह भी है कि हम भारत के लोग स्पेन के इस भीषण अग्निकांड से क्या सीख सकते हैं। स्पेन के वेलेंशिया में यह आग गुरुवार की शाम को लगी। पहली मंजिल से लेकर 14 मंजिल तक एक बड़ी इमारत आग में जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन जब आग लगी तो उस समय 14 मंजिला अपार्टमेंट में 3000 लोग मौजूद थे। सबकी जान मुश्किल में फंस गई। इसके बाद हर एक जिंदगी को बचाने के लिए स्पेन में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और स्पेन को इसमें काफी हद तक सफलता मिली। भीषण आग के इस तांडव से स्पेन दहल उठा, क्योंकि 14 मंजिला इमारत में शायद ही ऐसा कोई फ्लोर बचा होगा जहां तक आग नहीं पहुंची होगी। आग कितनी भयानक लगी इसका अंदाजा इस दूसरे कैमरे से भी लगा। आग लगी थी एक इमारत में, लेकिन फैलते हुए दूसरी बिल्डिंग को भी चपेट में ले लिया। अब यहां देखिए, इस जगह अपनी बालकनी में खड़ी एक महिला बदहवास जान बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही। इसी तरह का तीसरा वीडियो भी काफी परेशान करने वाला था। कैमरे को जब जूम किया गया तो अपने घर के बाहर की बालकनी में 2 और लोग आग में फंसे दिखे। वो भी जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे। पता चला कि इस 14 मंजिला इमारत में ऐसे 1-2 परिवार नहीं, बल्कि घटना के वक्त अंदर 3000 लोग मौजूद थे। इमरजेंसी सायरन बजने के कारण ज्यादातर लोग वक्त रहते बाहर निकल गए, लेकिन जो नहीं निकल पाए वो लपटों में घिर गए। लोगों के आग में फंसे होने की सूचना जब प्रशासन को मिली तो वेलेंसिया शहर में हड़कंप मच गया। इसके बाद युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस आग में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा रहा था, इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ। ये देखिए, यहाँ जलती हुई इमारत के ठीक नीचे फायर फाइटर्स की टीम ने एक मोटा रबर का गद्दा बिछाया था। जो लोग ऊपर अपनी बालकनी में फंसे हुए थे, उनमें से कई लोगों ने नीचे इस गद्दे पर छलांग लगा दी। कई फीट ऊपर से गिरने के बाद भी वो सही सलामत थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस आग की चपेट में आकर 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। करीब 20 लोग लापता हैं। हालांकि जितनी संख्या में लोग यहां फंसे थे, उससे तुलना करें तो अभी तक नुकसान बहुत कम हुआ है। यह आग स्पेन के इतिहास की सबसे भीषण आगजनी में से एक है। हताहत हुए लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। आग में झुलसे लोगों का इलाज जारी है। शुरू में आग 10वीं मंजिल पर लगी थी, लेकिन तेजी से इसलिए फैली क्योंकि उस वक्त हवा बहुत तेज चल रही थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। स्पेन में 5 महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा अग्निकांड है। इससे पहले स्पेन के मार्सिया शहर में एक नाइट क्लब में आग लगी थी। 13 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा काबू में थे। इसकी वजह थी लोगों के साथ प्रशासन की सजगता, जिसे जिंदगी बचाने के लिए 12 घंटे का नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब जरा इसकी तुलना दिल्ली में कुछ दिन पहले लगी आग से करते हैं। 21 फरवरी को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में पैसिफिक अपार्टमेंट में आग लगी थी। एक फ्लैट में लगी इस आग के बाद घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग सास और बहू ने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन इस कोशिश में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि स्पेन में ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों ने भी नीचे छलांग लगाई तो उनकी जान रबर के गद्दे बिछाकर बचा ली गई। बीते 15 फरवरी की घटना है। दिल्ली के अलीपुर में भी ऐसे ही एक भीषण आग लगी थी। पेन फैक्ट्री में लगी इस आग की चपेट में आकर 11 मजदूरों की मौत हो गई। भारत में ऐसी दर्दनाक घटनाएं जैसे अब आम सी बात हो गई। इसका नुकसान कितना होता है ये भी देख लेते हैं। दिल्ली में आग लगने के कारण अब तक इस साल 32 जाने जा चुकी हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं साल 2022 में आग लगने की घटना से देश भर में करीब 7500 मौतें हुई हैं। इनमें बिल्डिंग और घरों में आग लगने की से मौतों की संख्या करीब 4000 थी, यानी 53.5% लोग बिल्डिंग और घरों में आग लगने की वजह से मारे गए। यानी अपने देश को लेकर चिंता ज्यादा करनी चाहिए। ऐसे में यह भी पड़ताल जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर में ऊंची इमारतों में फायर सिस्टम सेफ्टी कितना मजबूत है। क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर हाई राइज बिल्डिंग्स में सिर्फ खाना पूर्ति होती है? स्पेन में भीषण अग्निकांड के बाद TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस सवाल का जवाब जानने के लिए फरीदाबाद के एक अपार्टमेंट पहुंचे। यहां RWA अध्यक्ष नरेंद्र कौल से बात की।
इस वक्त मैं फरीदाबाद के एक हाई राइज बिल्डिंग के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में फ्लैट्स हैं और हाई राइज अपार्टमेंट है पूरा का पूरा। और इस अपार्टमेंट के RWA के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले अपना नाम परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम है नरेंद्र कौल जी। नरेंद्र कौल जी, कितना पुराना अपार्टमेंट है ये? ये करीब 2005 से है। 2005 से है। जिस तरह से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, तो आपके यहाँ क्या फायर सिस्टम लगा हुआ है? हाँ, बिल्कुल लगा है। बातचीत में पता चला कि यहाँ हर 3 महीने में फायर सिस्टम की जांच होती है